Hello students, I welcome you all to Pradees Institute of Education. I am your biology ma'am, Dr. Garima Singh, and today we'll be starting with the first chapter in your science biology syllabus, that is life processes. We will be starting life processes because that's the only chapter which is coming in your term 1 examination and we will complete it. So let us quickly begin and see what we'll be learning today in this lecture. In this lecture, we will be talking about what are living and non-living things. We will be discussing what are exactly molecular movements and why are they so important. We'll be learning why were viruses not given a place in the 5 kingdom classification, because we studied in class 9th about the 5 kingdom classification, but viruses did not found any mention over there. So we'll be understanding why was that so. We will be also talking about what are exactly life processes. We will understand the name of the chapter and we will look into the different kinds of life processes and classify them into essential and non-essential ones. So let's see the first thing, which is how do we categorize a thing, whether it is alive or non-alive. And let me tell you, for you to think about this, you will have to recall your memory. हमें थोड़ा सा पास्ट में जाकर क्लास 6-7 की मेमोरी को रिकॉल करके ये चीज़ रिवाइज करनी पड़ेगी कि हम कब किसी चीज़ को लिविंग कहते थे. हमने क्लास 6 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ी थी. जो आपको याद होंगी, हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स ग्रो, दे ईट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स रेस्पायर, दे एक्सक्रीट, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. सो वी हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स. सो वी नो कि ये सब लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. बट वहीं हमने ये भी पढ़ा है कि काफ़ी सारी इनमें से प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कभी शो कर सकते हैं, जैसे माउंटेन्स हाइट में ग्रो हो सकते हैं. हमने ये भी देखा है क्लाउड्स मूव करते हैं, कार भी मूव करती है. तो क्या हम इन सबको लिविंग मानने लगे? ऑब्वियसली नहीं. सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड कि हम उनको लिविंग कंसिडर नहीं कर रहे और इनको लिविंग कंसिडर कर रहे हैं? फॉर दैट टू अंडरस्टैंड हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तो हो रही है जिसके बेसिस पे हम लिविंग कहते हैं. इन जनरल अगर हम किसी भी लेमैन से पूछते तो वो कहता मूवमेंट. वो कहता कि हाँ मूवमेंट हो रही है इसलिए लिविंग है, ब्रीथिंग कर रहे हैं इसलिए लिविंग है. पर फिर हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट्स तो ब्रीथ करते नहीं दिखते, मूवमेंट तो विजिबल नहीं है, फिर क्या करें? तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, विजिबल मूवमेंट नहीं है बट मूवमेंट्स तो हैं. जैसे मूवमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है. जैसे कि अगर आप मूवमेंट्स की बात करो तो हम कई बार ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि ये टच मी नॉट प्लांट है, इसे टच कर रहे हैं, इसकी लीफलेट्स क्लोज हो रही हैं. लीफलेट्स क्लोज हो रही हैं तो क्या ये ग्रोथ कर रहा है? नहीं ना, ये एक नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है. ऑन दी अदर हैंड ये जो सीड जर्मिनेट हो रही है, दिस इज शोइंग यू अ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ. तो ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हैं. तो मूवमेंट दो मेजर कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. और ये जो मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट्स विजिबल टाइप के मूवमेंट्स हैं, मतलब आपको दिखाई देते हैं. बट बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, येट ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, जो ये चीज़ बताते हैं कि वो वाकई लिविंग है या नहीं. अब इस बात का क्या मतलब है? तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस टॉक अबाउट अ पेशेंट हु इज़ लाइंग इन कोमा. ठीक है, पेशेंट कोमा में है, वेंटिलेटर के सपोर्ट पे है, उसकी पूरी लाइफ सपोर्ट पे है. भाई रेस्पिरेशन उसका मॉनिटर किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है. उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि ठीक है कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी हम उसको क्यों लिविंग कंसिडर करके बैठे हैं? ब्रेन डेड है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, क्यों लिविंग है? फिर लिविंग इसीलिए है बिकॉज द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्डिंग टू द ड्रग्स विच यू आर गिविंग इट. द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिसिन विच यू आर सप्लाइंग. मतलब उसकी बॉडी में कुछ तो ऐसा चल रहा है इंटरनली जिसके कारण उन सारी मेडिसिन का आउटपुट आपको दिख रहा है, जिसके कारण उसकी लाइफ सस्टेन हो रही है. अगर ये सब नहीं हो रहा होता तो फिर हम उसको डेड डिक्लेयर कर देते. बट जब तक वो इस तरह से रिस्पॉन्स देता रहेगा हम उसे लिविंग ही कंसिडर करेंगे. तो यहाँ से आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए और वो ये आनी चाहिए, मतलब विजिबल मूवमेंट्स हों ये चीज़ ज़रूरी नहीं है. कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स होते हैं जो विजिबल नहीं है, उसके बाद भी कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है ये डिसाइड करते हैं. तो देखो हमारी बुक में बेटा बहुत क्लियरली मेंशन है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ही कि हम जब भी बेसिकली सोचते हैं या इनिशियली सोचते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि कुछ ना कुछ तो मूवमेंट चाहिए, या तो ग्रोथ रिलेटेड या तो नहीं. इसी को हम जनरली कॉमन एविडेंस की तरह चलाते हैं. यही कहा ना बुक ने. फिर बुक ने ये भी कहा कि प्लांट में विजिबली ग्रोथ हो ये चीज़ भी ज़रूरी नहीं है. प्लांट रोज़ रोज़ आपको ग्रो होता कई बार नहीं दिखेगा, बट इसका मतलब भी है कि वो अलाइव है, बट इट इज़ स्टिल अलाइव. और ऐसे ही एनिमल्स
जो विदाउट एनी विजिबल मूवमेंट ब्रीथ कर सकते हैं। जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी रिब्स फॉरवर्ड मूव होती है, विजिबल मूवमेंट है, बट सब एनिमल्स में ये हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट आप तो 9th पढ़ चुके हो, आपको तो ये भी पता है कि पोरिफेरेंस यानी स्पॉन्जेस नॉन मोटाइल एनिमल्स हैं। ये एनिमल्स तो मूव ही नहीं करते, तो फिर बट वो भी लिविंग ही है ना, एनिमल्स हैं क्योंकि। तो इसीलिए हम इन विजिबल मूवमेंट्स को लाइफ के लिए एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं ले सकते थे, नहीं ले सकते। हम कभी भी ये बोलकर कि नहीं मूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उसको लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते। इनफैक्ट रिप्रोड्यूस कर रहा है बोल के भी हम उसे लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल मतलब वो यंग वंस को बर्थ नहीं दे सकते, तो इनको क्या हम लिविंग कंसिडर नहीं करेंगे? सर्टेनली करेंगे। तो इसीलिए वो जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े बचपन में, वो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स हैं, वो लिविंग थिंग्स करती हैं, बट उसी के बेसिस पे लिविंग कह देना या नॉन लिविंग कह देना, दैट्स नॉट इनफ, दैट्स सर्टेनली नॉट इनफ। तो फिर क्या करें मैम? तो फिर बेटा ये करो कि देखो मॉलिक्यूल्स की क्या कहानी है। तो ये देखो कि क्या वो ऑर्गेनिज्म सेल का बना है या नहीं। तो आप कहोगे मैम ये भी कोई बात हुई, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, तो सेल के तो बने ही होंगे, बिकॉज सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैं कहूँगी हाँ जी बिल्कुल, सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का, इट्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर भी वही बना रहा है, फंक्शंस भी वही करा रहा है। तो कभी भी अगर कोई भी चीज़ के अंदर एक सेल है, जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर ये जेली लाइक मटीरियल साइटोप्लाज्म है, इन विच यू कैन सी सो मेनी रिएक्शंस गोइंग ऑन, तो फिर हाँ वो एक लिविंग थिंग होगा। तो लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है? सेल ज़रूरी है। एंड सेल के अंदर भी क्या ज़रूरी है? कुछ मूवमेंट ज़रूरी है, कुछ ना कुछ चीज़ें बने, कुछ ना कुछ चीज़ें टूटें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब तक एक सेल नहीं हो, सेल के अंदर कुछ चीज़ें बनने, बिगड़े, ये सब ना हो, तब तक कोई चीज़ अलाइव नहीं रह सकती। बट ये मूवमेंट्स आपको दिखते नहीं हैं, बिकॉज दीज आर दी मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स मतलब देखो, ये चीज़ तो क्लियर है कि नो मैटर ऑफ व्हाट थिंग यू टॉक अबाउट, everything is made up of matter, and the matter will comprise of these atoms and molecules. These atoms and molecules, they are making up, they are joined together, they are making different bonds connected to each other, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, ऐसे ही मिलकर प्रोटीन्स बने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे ही मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बने। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के कारण ही लाइफ है। दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है कंटिन्यूसली, सम एक्टिविटी इज़ गोइंग ऑन, समथिंग इज़ बीइंग इन्वॉल्व्ड, तो ही हम उस चीज़ को लिविंग कंसिडर कर पाते हैं। अब इसी चीज़ को देखने के लिए हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, और ये अच्छा सा एग्जाम्पल है वायरसेस का। अब वायरसेस का मतलब, वायरसेस का एग्जाम्पल इसीलिए बेटा क्योंकि वायरसेस कैसे होते हैं? ए सेल्यूलर होते हैं, ए सेल्यूलर होते हैं। वायरसेस में ना ही एक कंप्लीट सेल होता है, ना ही जब तक ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हैं ये कोई मूवमेंट शो करते हैं। तो जब तक वायरस बाहर है तब तक ये इनर्ट क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स के फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि इनके पास एक आउटर प्रोटीन का कोट होता है और अंदर की तरफ इनके पास जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो होता है इनका जेनेटिक मटीरियल। बट फिर आप ये बोलोगे कि मैम अगर इनके पास सेल नहीं है, इनके पास जेनेटिक मटीरियल है, तो इन्फॉर्मेशन तो स्टोर करते होंगे, फिर ये हमें इतना सारा प्रॉब्लम कैसे कॉज करते हैं? Why are we seeing so many tremendous effects of viruses? Why are we seeing so many diseases? तो ये सिर्फ इस कारण से है क्योंकि ये जो वायरस है ये ड्यूअल नेचर एग्जिबिट करता है। टिल द टाइम इट इज़ नॉट इनसाइड अ लिविंग होस्ट, इट विल अपीयर एज डेड टू यू, बिकॉज इसकी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं ब्रेक हो रहा है, इट इज़ नॉट गोना शो यू एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, कुछ नहीं दिखाएगा। तो हम कहेंगे हाँ इनर्ट है, रिएक्ट ही नहीं करता, जाओ कुछ करेगा ही नहीं। बट एज सून एज दिस सेम वायरस it will gain entry inside a cell, you will see that this viral DNA or RNA, it will start multiplying, it will start making its copies, and once it is making its copies, no, it will also make copies of its protein coat, and new set of viruses will be produced. तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं जैसे ही इसने लिविंग सेल के अंदर एंट्री ली, it started increasing its count, it started reproducing, and reproduction is a characteristic of living thing. यहाँ आकर हम फंस जाते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करने लगता है। वैसे तो कुछ नहीं कर रहा, ना खा रहा है, ना रिस्पायर कर रहा है, ना कुछ नहीं कर रहा, बट एज सून एज इट एंटर्स द लिविंग सेल इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज इन काउंट, रिप्रोड्यूस करेगा, तो हमें लिविंग मानना पड़ेगा। तो यहीं पर कॉन्ट्रोवर्सी अराइज होती है कि वायरसेस को कहाँ रखें। लिविंग थिंग्स में नहीं रख पाए, सेल नहीं था, इसलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली, ना मोनेरा में मिली, ना प्रोटिस्टा में, ना फंजाई में, ना प्लांट्स में, ना एनिमल्स में। बट
since it can reproduce when it enters inside a living cell, you have to consider it as living, and that's the controversy all about. इसीलिए हम कहते हैं इनको border line पे रख दो, living और non living के बीच में, क्योंकि ये कभी ऐसे कभी वैसे बिहेव करेंगे. जब तक बाहर है they'll be completely inert, non-living, but as soon as they'll enter your cell, they will be alive and they will be starting reproduction. So they'll be considered as living in that condition. तो यहाँ से हमें समझ जाना चाहिए कि वायरसेस को क्यों ऐसे रखा है. तो यही चीज़ बेटा में NCERT बता रही है बहुत क्लियर शब्दों में, that they do not show any molecular movement in them until they infect some cell. इसका क्या मतलब है? जब तक इन्फेक्ट नहीं कर रहे. इसका ये मतलब है जब इन्फेक्ट करेंगे तो मॉलिकुलर मूवमेंट भी शो करेंगे, मॉलिकुलर मूवमेंट भी शो करेंगे. एंड दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी वेदर दे आर अलाइव और नॉट. तो ये क्या है? दे आर बॉर्डर लाइन, बीच में है ये दोनों के. कब लिविंग है कब नॉन लिविंग है, इस चीज़ को हमें ध्यान से समझ लेना है. अब मुझे ये बताओ कि इतना मॉलिकुलर मूवमेंट क्यों कर रहे हो मैम? क्या है? मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेल तो है ना. अब मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं बेटा, सेल्स तो हैं, पर सेल के अंदर जब तक वाकई ये मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब के नहीं है सेल, फिर तो सेल मर जाएगा. अब ये क्या बात हुई? अब ये बात हुई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, आपको पता है कि काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. अगर मल्टीसेलुलर हैं तो मल्टीपल सेल्स के बने, सेल्स ने कंबाइन करके टिश्यूज़ बनाए होंगे, टिश्यूज़ ने ऑर्गन्स ने अलग अलग ऑर्गन सिस्टम, एंड अल्टीमेटली एन ऑर्गेनिज्म लाइक मी और अ लायन और अ प्लांट इन दैट केस. तो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स बने. तो अल्टीमेटली सब काय के बने? सेल्स के. अब ये जो हमारे सेल्स हैं, इन पे या हमारी पूरी बॉडी पे बाहर के इन्वायरमेंट का बहुत इम्पैक्ट होता है. बाहर अगर गर्मी है, धूप है तेज़, तो हमारी स्किन जलने लगती है, सनबर्न हो जाता है. ऐसे ही बहुत देर तक पानी में रहो तो स्किन गलने लगती है. तो ये क्या हो रहा है? ये बाहर की चीज़ों का आपकी बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है. वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, बैक्टीरिया आपको बीमारी कॉज करता है. तो ये क्या है? अलग अलग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का इम्पैक्ट है. तो ये आपकी इन्वायरमेंट जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालेगी ना, इसके कारण क्या होता रहता है कि आपका ये जो लिविंग स्ट्रक्चर है ये ब्रेक होता रहता है. ये विथ टाइम पूरा ब्रेक हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है. एंड इफ़ यू डोंट वांट दिस टू हैपन, तो पता है क्या करना होता है? इस चीज़ को रिपेयर और मेंटेन करना होता है. पूरे टाइम कुछ ना कुछ करके उन स्ट्रक्चर्स को बनाना पड़ता है. कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है तो उसको वापस बनाओ, कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है तो उसको बनाओ, कोई स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बन गया है तो उसको ब्रेक करो. तो पूरे टाइम कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस करने पड़ाते हैं जिनके कारण ये जो स्ट्रक्चर है आप इसे सर्वाइव करवा पाओ, इसे सस्टेन कर पाओ. जब तक आपका स्ट्रक्चर हील नहीं होगा, रिपेयर नहीं होगा, पूरा प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा, तब तक आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. सो योर सर्वाइवल वोंट बी पॉसिबल इफ द स्ट्रक्चर इज नॉट present as it is. The structure need to be taken care of. It should be really taken care of कि वो पूरे अच्छी तरह से repair और heal up हो. And for that to happen, you know all these structures, they are made up of molecules. You know that. You know they are made up of carbon, they are made up of hydrogen, oxygen, nitrogen. So you know कि your entire body, the cell is made up of proteins and lipids. तो ये proteins, lipids अगर break हो रहे हैं, so they'll have to be remade. And for making anything, the molecule should move. No, the molecule should come together, they should form bonds with each other. So that's the reason why we say that if this order breaks down, the organism cannot be alive. So if living creatures have to be alive, they need to be repairing and maintaining their structures. And all the structures are made up of these molecules. Hence, the movement of molecules must be present every time. Movement of molecules must be there every time. So this is what we say कि अगर वाकई आप चाहते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग रहे, सो दीज मॉलिक्यूल्स नीड टू बी मूविंग, वरना वो पूरा का पूरा सेल प्रोग्राम तरीके से उसकी डेथ हो जाएगी या फिर उसकी नेचुरली भी डेथ हो सकती है. अब ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, इन सारे मूवमेंट्स को हम हमारी बॉडी में जब होते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म है, या हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं. तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे हैं, सेल के अंदर हो रहे हैं, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस. और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस ना बेटा दो टाइप के होते हैं. दो टाइप के कैसे? एक वो जिनमें आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के कुछ बड़ी चीज़ बनाते हो जैसे एनाबॉलिज्म, और दूसरे वो जिनमें आप बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हो इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जिसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म. सो इन कैटाबॉलिज्म यू आर ब्रेकिंग देम डाउन इनटू स्मॉलर वंस, एंड इन एनाबॉलिज्म you are joining them together so that they can form bigger molecules. So this is how two kinds of metabolic reactions are.
या तो एनाबॉलिक होंगे या तो कैटाबॉलिक होंगे। एनाबॉलिक फोटोसिंथेसिस में देख सकते हैं, कैटाबॉलिक देख सकते हैं डाइजेशन में। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग टाइप के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सबको ओवरऑल मिलाकर आप मेटाबॉलिज्म काउंट करते हो। तो एक सेल हो, उसके अंदर मॉलिकुलर मूवमेंट्स हो, ताकि ये कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस हो सकें, तब जाकर हम कहेंगे कि हाँ ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सब चीज़ें ज़रूर शो करेगा। जब तक कर रहा है तब तक लिविंग है, जब नहीं करेगा तब क्या होगा, उसका जो सेल है उसकी पूरी डेथ हो जाएगी, एक एक करके सेल की डेथ होने लगेगी, एंड द ऑर्गेनिज्म विल देन बी कंसिडर्ड एज डेथ, इट वोंट बी कंसिडर्ड एज अलाइव। देन देखो, अब ये जितना भी आपको वर्क करना है ना, चाहे कुछ चीज़ों को बनाना है, चाहे कुछ चीज़ों को ब्रेक करना है, ये सब क्या है, रिपेयर वर्क है, मेंटेनेंस जॉब है। एंड ये सारे लाइफ प्रोसेस जो ओवरऑल मिलकर आपको सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, जितनी भी चीज़ें बॉडी में हो रही हैं, जो ओवरऑल ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि हाँ इस ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होनी चाहिए, इस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना चाहिए, इन सारे प्रोसेसेस को हम साथ में मिला के कहते हैं एज लाइफ प्रोसेसेस। सो ऑल द प्रोसेसेस विच विल टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब, they will be termed as life processes। और इन लाइफ प्रोसेसेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन कॉल देम एज द एसेंशियल वंस और वी कैन कॉल देम एज द नॉन एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। अब ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या है? सी, whenever I say essential, what I mean to say is that they are extremely important for an living organism survival। तो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम उसे एसेंशियल कहेंगे। और इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है पहला लाइफ प्रोसेस विच इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा लाइफ प्रोसेस जिससे आप बाहर के सोर्स से एनर्जी ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हो। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू ऑब्टेन अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे फूड या तो आप बनाओ या तो आप खा जाओ किसी को, उस तरीके को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो फूड ऑब्टेन करने का तरीका है न्यूट्रिशन। अब सेकेंड क्या है? सेकेंड है रेस्पिरेशन। क्योंकि मेरे बच्चों सिर्फ खाना खा लेना काफ़ी नहीं है, सिर्फ खाना खा लेना काफ़ी नहीं है। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ कि आप उस फूड से एनर्जी डिड्यूस कर पाओ, डिडक्ट करा पाओ, उससे एनर्जी निकाल पाओ, ताकि उस एनर्जी को फर्दर दूसरे लाइफ प्रोसेसेस में यूज़ करो। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। दैट्स वाई न्यूट्रिशन के बाद आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए एक प्रोसेस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या करते हो? जहाँ पर एक मटीरियल आया उसको दूसरी जगहों पे भेजते हो, बिकॉज योर बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मेनी सेल्स। हर सेल अपनी खुद के फूड का, अपने खुद के रेस्पिरेशन का ध्यान रखेगा, सो यू हैव टू सप्लाई देम द रॉ प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द नेक्स्ट वन विल बी एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में क्या होगा? एक्सक्रीशन में होगा कि जब भी इतने सारे रिएक्शन कराओगे, हर बार ये थोड़ी ना ज़रूरी है कि आपके काम की चीज़ें बने। कई बार उन केमिकल रिएक्शंस में दूसरे बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, एंड दोज बाई प्रोडक्ट्स दे कैन बी रियली टॉक्सिक, दे कैन बी रियली हार्मफुल फॉर योर बॉडी, एंड योर बॉडी माइट नॉट वांट देम, योर बॉडी माइट वांट टू एलिमिनेट दोज। अगर आपकी बॉडी नहीं चाहती कि वो बॉडी में रहें और हम उसे बाहर निकालना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो जनरली ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं एनिमल्स में, जिनको ये बाहर निकाल देना चाहते हैं, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन में काउंट करेंगे। देन द नेक्स्ट वन विल बी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? That is something which is related to your brain and spinal cord, your nerves. So they are regulating everything. They are making sure that all the things are happening in a proper connect manner. For that to happen, you have an entire different system. So all these things, they are absolutely important for an organism survival. That's why you consider them as essential life processes. ठीक है? अब ये नॉन एसेंशियल क्या है? जो एक इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन माना एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, बट एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। ये लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है उसकी पूरी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए। सपोज इट कि आज हम अज्यूम करें कि डॉग्स ने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया, तो थोड़े साल बाद डॉग्स ही नहीं होंगे, क्योंकि जितने प्रेजेंट डे अर्थ पे हैं वो सब मर जाएंगे। तो फिर डॉग्स अगर ख़त्म हो गए तो इनका जो रोल है एनवायरनमेंट में वो कौन करेगा? कोई नहीं बचा उनका रोल परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं रिप्रोडक्शन पूरी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कोई एक डॉग सोचे कि चलो नहीं रिप्रोड्यूस करते, तो उससे वो डॉग मर नहीं जाएगा, इट विल स्टिल बी अलाइव। इसीलिए हम इसे नॉन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस कंसिडर करते हैं। इसको रिप्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे इन चैप्टर 8 विच इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, एंड दीज 4 we will be studying these 4 in this chapter which is life processes। तो हमारी लाइफ के लिए न्यूट्रिशन क्यों, रेस्पिरेशन क्यों, ट्रांसपोर्टेशन क्यों, एक्सक्रीशन क्यों, ये सब हम समझेंगे इसी पर्टिकुलर चैप्टर में।
See, so you can see all the life processes here. So these are your different life processes starting from nutrition. Then you will be having transportation, respiration, excretion, control and coordination, and then the non-essential one, which is reproduction. So we'll be having a look at the four, that is nutrition, respiration, transportation and excretion in our coming lectures. So this is going to be it for the day, guys. So this is it for the class today. In the next lecture, we'll be continuing with the different kinds of life processes. We'll be understanding what they exactly mean, and then we'll continue with nutrition. Keep learning. Have a great day. Thank you.